इस दुनिया का हर इंसान दुश्मनी का बदला अगर एक दूसरे से लेने लगे तो यकीन मानिए इस दुनिया को ख़त्म होने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए बेहतर है कि अपने बीते हुए पल को भूल करके आने वाले कल के बारे में सोचें। पर आज की कहानी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, जिसकी वजह से एक पूरा परिवार उजड़ ही नहीं जाता है, बल्कि दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है घाटमपुर। घाटमपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है ढुकुआपुर, और इसी ढुकुआपुर गांव का रहने वाला है सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र की पत्नी का नाम है ममता। वैसे तो सुरेंद्र के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम है कुलदीप, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। कुलदीप की पत्नी का नाम है प्रभा। बात कर रहा हूँ मैं 14 अक्टूबर के शाम के करीब 7 बजे के आसपास। दरअसल सुरेंद्र खाना खाने के बाद अपने दलान में सोने के लिए चला जाता है। उसके बाद से सुरेंद्र का पूरा परिवार एक साथ ही खाना खाने के लिए बैठते हैं। जैसे ही थोड़ी देर का वक्त गुजरता है, पड़ोस के 3 व्यक्ति अपने हाथ में तरह तरह का हथियार लिए हुए सुरेंद्र के घर के अंदर एंट्री कर जाते हैं। सुरेंद्र का पूरा परिवार जब पड़ोसी को देखते हैं तो देख के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। पर इससे पहले कि सुरेंद्र का पूरा परिवार अपने आप को बचा पाते, वो तीनों ही व्यक्ति सुरेंद्र के पूरे परिवार पर टूट पड़ते हैं। दरअसल वो तीनों मिल करके कुलदीप की पत्नी प्रभा की हत्या कर देते हैं। बहू की हत्या होते हुए जब उसकी सास ममता देखती है, अपनी बहू को बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो तीनों ममता की भी हत्या कर देते हैं। उसके बाद से कुलदीप के ऊपर टूट पड़ते हैं। दरअसल कुलदीप जो हाथ जोड़ करके अपनी ज़िंदगी की रहम की भीख मांगता है, लेकिन वो तीनों कुलदीप को जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हम जान से नहीं मारेंगे, बल्कि तुम्हें हम इस लायक छोड़ेंगे कि तुम्हें हमारी दुश्मनी ज़िंदगी भर याद रहेगी। उसके बाद से वो तीनों जो अपना हथियार लिए हुए थे, उसी हथियार से कुलदीप के दोनों पैर भी उसके शरीर से अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से कुलदीप ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। हालांकि ये जब सारा मामला होता है, आस पड़ोस के लोग उस नज़ारे को देखते तो हैं, पर कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं जाता है। जो तीनों हमलावर थे, अपना काम करने के बाद बड़ी आसानी से मौके से फरार हो जाते हैं। जब इस बात की जानकारी सुरेंद्र को मालूम चलता है और जब अपने घर पे पहुंचता है, अपनी घर की हालत को देखकर वो चीख चीख करके रोने लगता है। सुरेंद्र सबसे पहले इस बात की जानकारी घाटमपुर थाने में देता है। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस जब अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है, सबसे पहले कुलदीप को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती है। घर के अंदर जो डेड बॉडी पड़ा था, इस पूरे वारदात के बारे में पुलिस जब पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो कोई भी पड़ोसी अपना मुंह तक खोलने को तैयार नहीं होता है, जिससे पुलिस अंदाज़ा लगाती है या तो पड़ोसी डर की वजह से अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, या फिर ज़रूर कोई बात होगी। पुलिस जब सुरेंद्र से पूछताछ करती है तो सुरेंद्र रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे परिवार की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मेरे ही पड़ोस का रहने वाला फूल सिंह ने किया था। फूल सिंह के साथ उसका छोटा भाई लाल सिंह और चाचा राम प्रसाद भी थे। पुलिस सुरेंद्र के ही तहरीर पर इन तीनों के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर दोनों की डेड बॉडी अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। चूँकि ये मामला इतना काफ़ी तूल पकड़ लेता है कि उसके बाद से पुलिस तुरंत ही इन तीनों के घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब फूल सिंह के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि तीनों ही अपना घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। उसके बाद से पुलिस अब इन तीनों को ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार सुबह होने से पहले ही पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब फूल सिंह के साथ उसके भाई और चाचा को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब फूल सिंह से सुरेंद्र की बहू और उसकी पत्नी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो फूल सिंह भी तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन फूल सिंह जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक फूल सिंह की तरफ देखते ही रह जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले। फूल सिंह के भी परिवार में उसकी पत्नी रानी के अलावा 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटा
और एक सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम है प्रभा। दरअसल प्रभा और सुरेंद्र का बेटा कुलदीप बचपन से एक साथ पढ़ाई नहीं करते हैं, बल्कि एक साथ ही दोनों जवान भी होते हैं। चूँकि दोनों आस पड़ोस में रहते हैं, बचपन से दोनों में दोस्ती होती है। जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, आखिरकार ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर कुलदीप और प्रभा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, शुरू में इस बात की जानकारी दोनों परिवार वालों को नहीं मालूम चलता है, लेकिन धीरे धीरे इस बात की जानकारी पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के लोग जब तरह तरह की बातें करना शुरू करते हैं, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी प्रभा के पिता के साथ साथ कुलदीप के भी परिवार वालों को मालूम चल जाता है। इधर प्रभा के पिता फूल सिंह को जब मालूम चलता है, अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहता है कि तुम अपनी बेटी को संभालो। दरअसल उसके बाद से फूल सिंह अपनी बेटी प्रभा के ऊपर इस प्रकार से पाबंदी लगा देता है कि चाह करके भी प्रभा अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती है। पर कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार करने वालों के ऊपर जितनी ही ज़्यादा बंदिशें लगाई जाती हैं, उनका प्यार और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। सेम यही हाल इधर प्रभा और कुलदीप का भी होता है। दोनों एक दूसरे से मुलाकात भले ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन फ़ोन के ज़रिए अक्सर बातचीत करते हैं। दोनों जब फ़ोन के ज़रिए बातचीत करते हैं, एक दिन कुलदीप कहता है कि इस दुनिया का कोई भी इंसान हमें मिलने से नहीं रोक सकता है। सेम इधर वही हालत प्रभा की भी होती है। फ़ोन पे बातचीत करते करते आखिरकार एक दिन जब दोनों को मौका मिलता है, पिछले साल जनवरी महीने में घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। उसके बाद से कुलदीप और प्रभा हरियाणा के गुड़गांव शहर में चले जाते हैं और वहीं पे मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। दरअसल कुलदीप प्रभा को लेकर गुड़गांव शहर में सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि गुड़गांव में ही उसका एक दोस्त रहता था। शादी करने के बाद से कुलदीप अपनी पत्नी के साथ वहीं पे एक किराए का कमरा लेकर के रहने लगता है और साथ ही साथ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करने लगता है। इधर प्रभा जब अपना घर छोड़ करके फरार हो जाती है, इस वजह से फूल सिंह समाज में अपना सर उठा के नहीं चल पाता है। आखिरकार 16 जनवरी को अपने छोटे भाई लाल सिंह के साथ इसी घाटमपुर थाने में जाता है और अपनी बेटी को कुलदीप के साथ भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज करा देता है। साथ ही साथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरी बेटी अभी नाबालिग है। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, उसके बाद से पुलिस भी सुरेंद्र के पूरे परिवार के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देती है। इस बात की जानकारी जब इधर कुलदीप को मालूम चलता है, आखिरकार कुलदीप मजबूर होकर प्रभा को लेकर घाटमपुर थाने में हाजिर हो जाता है। दोनों जब थाने में हाजिर होते हैं, प्रभा पुलिस वालों से कहती है कि साहब मैं बालिग हूँ और अपने मर्जी से कुलदीप के साथ गई थी। दरअसल हमने शादी भी कर लिया है। दरअसल प्रभा अपने शादी की कुछ फ़ोटो पुलिस को भी दिखाती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस उन दोनों की बात नहीं सुनती है और आखिरकार मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद पुलिस कुलदीप को जेल भेज देती है। इधर पुलिस जब प्रभा को लेकर के कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में जब प्रभा से पूछताछ होती है, तो प्रभा कोर्ट में भी वही जवाब देती है जो पुलिस वालों को बता चुकी थी। दरअसल प्रभा कोर्ट में कहती है कि हुजूर मैं बालिग हूँ और अपने मर्जी से मैं कुलदीप के साथ गई थी और मैंने उससे शादी भी कर लिया है। हालांकि इधर कोर्ट जब प्रभा की बर्थ सर्टिफिकेट को देखती है तो मालूम चलता है कि वाकई में प्रभा बालिग हो चुकी थी। इसलिए कोर्ट भी इजाज़त देती है कि प्रभा जहाँ चाहे अपनी मर्जी के साथ रह सकती है। प्रभा कोर्ट में ही जवाब देती है कि हुजूर मैं अपने सास ससुर के साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद से पुलिस खुद प्रभा को लेकर के उसके सास ससुर के घर पे पहुँचा देती है। इधर प्रभा जब कोर्ट में इस तरह की जवाब देती है, उसकी जवाब सुन करके उसके पिता फूल सिंह को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जब कुछ महीनों का समय गुजरता है, आखिरकार कुछ महीनों के बाद कुलदीप भी जेल से छूट जाता है और फिर जब अपने घर पे आता है, कुछ दिन अपने घर पे ठहरने के बाद फिर से अपनी पत्नी प्रभा को लेकर के गुड़गांव शहर में चला जाता है। शादी के जब 1 साल का समय गुजरता है, आखिरकार प्रभा एक बच्ची की माँ भी बन जाती है, जिसका नाम रेशमा रखते हैं। रेशमा जब 9 महीने के हो जाती है, उसके बाद से कुलदीप अपने घर परिवार वालों से तो बातचीत करता है, लेकिन प्रभा के परिवार वाले उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं। बच्ची जब 9 महीने की हो जाती है, कुलदीप अपने पिता से बातचीत करते हुए कहता है कि दरअसल मैं अपनी बेटी की मुंडन कराना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने परिवार के साथ घर पे आ रहा हूँ। आप जो भी हो सकता है अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर देना। मुंडन कराने की जब बात कहता है, सुरेंद्र भी अपने बेटे की बात मान लेता है और आखिरकार तैयारियों में लग जाता है।
इधर कुलदीप अपनी पत्नी और बच्ची के साथ 9 अक्टूबर को अपने घर पे पहुंचता है और 2 दिन पूरी तैयारी करने के बाद 13 अक्टूबर को मुंडन की तारीख रखी जाती है। इस मुंडन में कुलदीप अपने पूरे गांव के लोगों को पूछता है, अपने तमाम रिश्तेदारों को भी बुलाता है। लेकिन कुलदीप को चूँकि उसके ससुराल वालों से अभी भी नहीं बन रहा था, इसीलिए कुलदीप अपने ससुराल से किसी को भी नहीं बुलाता है। 13 तारीख को जब मुंडन होता है, गांव के तमाम लोग इस दावत में भी शामिल होते हैं और खाना खा करके जब अपने घरों के लिए निकलते हैं, लोग तरह तरह की बात करते हैं। हालांकि गांव के लोग जब तरह तरह की बातें करते हैं, ये सुन करके प्रभा के पिता फूल सिंह के तन बदन में आग लग जाती है। दरअसल फूल सिंह जो अभी भी अपनी दुश्मनी को भूला नहीं था, गांव के लोगों की बातें जब इधर फूल सिंह सुनता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी वक्त ही सुरेंद्र के पूरे परिवार को सबक सिखाने का तय कर देता है और जाकर अपने छोटे भाई लाल सिंह से बातचीत करता है। जब लाल सिंह से अपने पूरे दुश्मनी के बारे में बातचीत करता है, उसका छोटा भाई लाल सिंह भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फूल सिंह अपने इस षड्यंत्र में अपने चाचा राम प्रसाद को भी शामिल कर लेता है और फिर ये सब मिलकर के उस पल का इंतज़ार करने लगते हैं कि सुरेंद्र का जो मेहमान उसके घर पे आए थे, कब उसके घर से जाएंगे। आखिरकार 14 अक्टूबर को जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है, सुरेंद्र के सारे नाते रिश्तेदार भी अपने अपने घरों के लिए चले जाते हैं। इधर शाम के वक्त सुरेंद्र भी जब खाना खा करके अपने दलान में सोने के लिए चला जाता है, उसके बाद से सुरेंद्र का पूरा परिवार एक साथ ही खाना खाने के लिए बैठता है। पर जैसे ही ये सब के सब खाना खाने के लिए बैठते हैं, इधर फूल सिंह अपने छोटे भाई और चाचा के साथ अपने हाथ में तरह तरह का हथियार लिए हुए कुलदीप के घर में एंट्री कर जाता है। इससे पहले कि सुरेंद्र का पूरा परिवार अपने आप को बचा पाते, ये तीनों मिलकर के सबसे पहले उसी तेजधार हथियार से प्रभा की हत्या कर देते हैं। प्रभा की जब मौत हो जाती है, उसकी सास ममता जब देखती है और अपनी बहू को जब बचाने के लिए आती है, ये तीनों मिलकर उसी हथियार से ममता की भी हत्या कर देते हैं। उसके बाद से अपने हाथों में हथियार लिए हुए कुलदीप के पास जाते हैं। कुलदीप इस प्रकार से डर जाता है कि अपनी ज़िंदगी की रहम की भीख मांगता है, लेकिन फूल सिंह उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, बल्कि तुम्हें हम इस लायक बना करके छोड़ेंगे कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास पूरी ज़िंदगी होता रहेगा। उसके बाद से ये तीनों मिलकर के उसी तेजधार हथियार से कुलदीप के दोनों पैरों पे चला देते हैं और उसके दोनों पैर ही उसके शरीर से अलग कर देते हैं। हालांकि ये तीनों मिलकर जब इस घटना को अंजाम दे रहे थे, घर के अंदर से जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर आती है, आस पड़ोस के लोग भी अपने घर के छतों पे चढ़ जाते हैं और सारे माजरे को वहीं से खड़े होकर के देखते हैं। पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि कोई भी जाकर उनका बीच बचाव करे। ये तीनों अपने काम को अंजाम देने के बाद बड़ी आराम से मौके से फरार भी हो जाते हैं। वाकई में फूल सिंह जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस फूल सिंह के तहरीर पे उसके छोटे भाई लाल सिंह और चाचा राम प्रसाद इन दोनों को भी हिरासत में ले लेती है। पुलिस इन तीनों को हिरासत में लेने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। इधर कुलदीप जो हॉस्पिटल में एडमिट तो होता है, लेकिन डॉक्टर का कहना होता है कि कुलदीप का बचना भी लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस केस का जांच पड़ताल जब तक चल रहा था, तब तक कुलदीप भी ज़िंदगी और मौत के बीच अपनी जंग लड़ रहा था। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है संतोष कुमार राम। संतोष कुमार राम जो पटना बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जो जिला गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं करण सिंह। करण सिंह जो फतेहपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं श्रीकांत भारती। श्रीकांत भारती जो दिल्ली प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं पूजा कुमारी। पूजा कुमारी जो समस्तीपुर बिहार प्रदेश की रहने वाली हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।